आई रिसीव 3 आंसर्स। हरी आप 10 सेकंड्स मोर, दैट्स इट। और किसी ने नहीं किया हुआ? बेटा जो कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं ना, इसको हल्का मत लें। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस इज फेटल। हाँ कर लेंगे, हाँ आता है, बस इसी में ही रह जाओगे, वरना फिर मैंने आपसे कहा था स्पीड इंप्रूव करनी है, 3 से 4 मिनट में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना आपका ए लेवल का सवाल हो ही नहीं पाएगा आपसे टाइम पे। ओके, तो सिंस तीनों का सेम आंसर है, सो आई होप यही आंसर होगा, लेकिन मैं जल्दी से जरा क्विकली रिव्यू करा दूं। ओके, 7.4 के अंदर सेल्स आर 382, 420 चेक करते रहिएगा बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री अगेन नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस आ जाएंगी 245, 950 की, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 29304 का, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, उसको आपने सेल में से माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे उसमें इक्विपमेंट का रेंटल 940 का, इंश्योरेंस 1804 का, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस 1990 के, और मोटर एक्सपेंसेस 2350, और सैलरीज एंड वेजेस 48,580। इससे आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, जिन्होंने किया है ऐसे ही किया था बेटा। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐड नहीं हुए, आपने ऐड मतलब बताया नहीं। सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हैं, यस माय मिस्टेक, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हैं 624 के। ठीक है बेटा, सो आई होप ऐसे ही किया होगा आपने। 10 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस आस्क मी राइट नाउ बिफोर वी मूव ऑन। और याद रहे, अगर आप नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं तो बेटा एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना। मैंने कल भी बताया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है, ये राइट पे आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है, नेट प्रॉफिट यूज करेंगे तो मार्क्स कटेंगे बेटा। जी 10 सेकंड्स मोर, एनी क्वेश्चंस? 5 4 7.1 में गलती है, प्रेशियस एंड मतलब 7.1 में गलती है, मतलब प्रेशियस एंड अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा 7.1 में क्या हुआ बेटा? सर जो हमने कल 7.1 की थी सर, उसके अंदर हमने जो ना अपनी सेल्स ली थी वो गलत आ गई थी, तो इसकी वजह से ना कल हमारा आंसर उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई थी। 190,576 थी सेल्स, तो 190,579। अच्छा ओके, ये 6 को मैंने 9 लिख दिया, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। बस यही गलती है ना? यस। ठीक है, गुड, थैंक यू। तो यार ये चेक कर लो, ये बोल 576 है, ये गलती से 9 लिख दिया मैंने, 6 9। सो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 3 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये 83,152 हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई? यस सर। और ये 3 से और कम हो जाएगा, ये 152 है, ये 3 से और कम हो जाएगा तो ये 58 हो जाएगा, ऐसे ही है 21858। यस यस सर। सर। ठीक है, बस वो थैंक यू, वो गलती से मैंने जब कॉपी किया ना इधर से, तो 190,576 था, मैंने 579 लिख दिया। बेटा जरा उसी वक्त प्रॉम्प्ट किया करो ना, जरा सा एक्टिव और पार्टिसिपेशन रखेंगे ना, तो ये छोटी मोटी गलतियां उसी वक्त आ जाएंगी। चलो बेटा, आज हम करते हैं एसओएफपी। बेटा फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, काफी सारे बच्चे अपने अपने तरीके से एसओएफपी बना रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना बेटा, जो फॉर्मेट बता रहा हूँ वही फॉर्मेट फॉलो होगा पूरे A2 के एंड तक। ठीक है, सो एसओएफपी के लिए सबसे पहले वही, अच्छा मैं 7.1 ही का एसओएफपी बना रहा हूँ, ठीक है, तो 7.1 का एसओएफपी, A Moore is the name of the sole trader, so A Moore एसओएफपी की फुल फॉर्म होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये बनती है साल की आखिरी डेट पर, इसमें पूरे साल का डेटा नहीं होता,
तो हमारी साल की आखिरी डेट है 31 दिसंबर 2006, दिसंबर 31 2006। अच्छा, ये ऐसे क्यों होता है? देखो इसमें हमने क्या शो करने, तीन चीजें कल बताया था, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल पेड वेजेस बाय कैश, तो वेजेस आपका डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, तो कैश कम हो गया, और दूसरी तरफ से एक्सपेंसेस इनकर हुए तो प्रॉफिट कम हो गया। सही है ना? तो एक एक ट्रांजैक्शन के बाद पोजीशन चेंज होती रहती है। बॉट नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, नॉन करंट एसेट डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट। सो नॉन करंट एसेट आपका डेबिट हो गया, वो बढ़ जाएगा, ट्रेड पेएबल कम हो गया आपका, ट्रेड पेएबल बढ़ गया आपका, तो दोबारा बैलेंस शीट की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये बैलेंस शीट की पोजीशन पूरा साल गुजरने के बाद साल के आखिरी तारीख को देखते हैं कि यार आज क्या पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसमें साल का एंड की डेट आएगी, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिख रहे हैं, एज एट लिख रहे हैं इसको। जबकि इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड इसलिए लिखा था क्योंकि सेल्स एक दिन की नहीं है, परचेजेस एक दिन के नहीं है, एक्सपेंसेस एक दिन के नहीं है, ये पूरे साल का डेटा है कंबाइंड। ठीक है बच्चों, तो 2 columns are enough for this. ओके, तो बेटा एसेट्स में सबसे पहले आप नॉन करंट एसेट्स देते हैं, उसकी वजह भी मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। कोई कॉमर्स वाला बता सकता है कि सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स क्यों लिखते हैं, करंट एसेट्स क्यों नहीं लिखते? एनीवन? फॉर्मेट ही है ये। हाँ फॉर्मेट तो है, लेकिन क्यों है ऐसा, इसकी लॉजिक क्या है पीछे? नहीं, एनीबॉडी? देखो बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन कॉमर्स वाले बच्चे विल आल्सो हैव अ लॉट टू गेन इवन फ्रॉम द बिगिनिंग क्लासेस। कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे, टाइमिंग इंप्रूव करनी है, टाइमिंग बहुत जरूरी है। क्रिकेट अगर कोई खेलता हो ना, आपको पता है कि अगर बैट थोड़ा लेट आए तो बोल्ड, बैट थोड़ा थोड़ा अर्ली आ गया तो कैच आउट, और बैट सही मौके पे हिट करेगा तो फिर बाउंड्री है या प्लेसमेंट अच्छी है फिर आपकी। तो ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको सब कुछ आता है और आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर छोड़कर आओगे, इट इज एज गुड एज के नहीं आता। सही है बेटा, तो इन चीजों का ख्याल रखो। एनीबॉडी? चैट पे नहीं लिखना बेटा, चैट मेरे सामने नहीं है, माइक पे बोलना। सर लिक्विडिटी की वजह से। शाबाश, एक्सप्लेन करो इसको जरा। मतलब सर हम उसको पैसों में कन्वर्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाते हैं। यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ SOFP। गुड। नाम क्या बेटा आपका? अजीज। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, शाबाश बेटा। SOFP is prepared in increasing order of liquidity. Increasing order of liquidity का मतलब है least liquid first, and most liquid in the end. अभी liquid क्या भला है भी बताता हूँ। अब liquidity भी बता देता हूँ। Liquidity is the ease with which an asset can be converted into cash। कि कौन सा एसेट कितनी ज्यादा आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो ज्यादा लिक्विड कहलाएगा। तो जो देर से कन्वर्ट होता है वो लेस लिक्विड कहलाएगा, जो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में वो मोर लिक्विड कहलाएगा। तो नॉन करंट एसेट कैश में देर से कन्वर्ट होते हैं, इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है ना, तो ये पहले आएंगे। सो लीस्ट लिक्विड फर्स्ट, और करंट एसेट कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन अ ईयर बेनिफिट मिल जाता है, तो बाद में आएंगे, मोस्ट लिक्विड इन दी एंड।
अच्छा नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अच्छा पहले तो इधर इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 4 3 2 1। तो लीस्ट लिक्विड एंड मोस्ट परमानेंट एसेट फर्स्ट। तो नॉन करंट एसेट के अंदर भी जो बेसिकली कहानी चलनी चाहिए ना आपकी, वो आपकी ऐसे चलेगी कि सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जरा वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी लाइफ 100 साल होती है आराम से। सदर में देख लो 100 अंग्रेज के जमाने की बिल्डिंग खड़ी हुई है ना अभी तक। लैंड एंड बिल्डिंग, फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ 25 30 35 40 साल होती है। सर प्रेमिसेस पहले नहीं आएगा प्लांट एंड मशीनरी से? बेटा लैंड एंड बिल्डिंग को प्रेमिसेस ही कहते हैं, दूसरा नाम इसका यही है। लैंड एंड बिल्डिंग को प्रेमिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है मोटर व्हीकल। गाड़ियां भी 10-10 साल तो सकून से निकाल ही लेती हैं। मोटर व्हीकल के बाद है फिक्सचर एंड फिटिंग, लाइटें, पंखे, डेस्क, चेयर्स, फर्नीचर वगैरह, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो ये भी आपको पता है 5-7 साल तो आराम से निकाल देगा आपको। फिक्सचर एंड फिटिंग के बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, जिसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स वगैरह आते हैं। इसकी लाइफ सबसे कम होती है, 3-4 साल में फारिग हो जाते हैं ये। सही है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ये जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, ये देर से कैश में कन्वर्ट होगा। सो एज वी मूव डाउन आपका लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, राइट। यानी कि मोस्ट परमानेंट फर्स्ट, तो लीस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड यानी कि मोस्ट परमानेंट, ये फर्स्ट आएगा आपका, ठीक है। लीस्ट लिक्विड और मोस्ट परमानेंट सबसे पहले आएगा। तो बेटा इसका जरा स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैंने तो सवाल के हिसाब से करना है ना, तो मैंने आपको फुल इसका फॉर्मेटिंग दे दी है, ठीक है। अब इस सवाल के हिसाब से देख लेंगे कि क्या लगता है क्या नहीं लगता है इसमें। 5 4 3 2 1। अच्छा बेटा 7.1 में आते हैं। 7.1 में आपके पास सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट दिया हुआ है आपको, वो है प्रेमिसेस, और सॉरी मोटर व्हीकल भी है। सो प्रेमिसेस और मोटर व्हीकल, तो ये आ जाएगा। अच्छा मोटर व्हीकल पहले भी लिखा होगा ना, तब भी हमने बाद में लिखना है, याद रहे ऑर्डर ये फॉलो होना चाहिए, ठीक है। सो प्रेमिसेस सबसे पहले, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग है जहां पे आपका ऑफिस है वो सब। सो दैट इज 95,420। सो ये हो गया बेटा 95,420। और मोटर व्हीकल उसके बाद में, मोटर व्हीकल कितना है आपका 16,594। तो अब मेरे पास और बाकी चीजें नहीं तो मैं मिटा दूंगा, बट डायरेक्ट मोटर व्हीकल ही लिखूंगा। $16,594 की मोटर व्हीकल है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी तरफ से नाम नहीं दीजिएगा। अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहा है, कुछ सवालों में लैंड एंड बिल्डिंग बोलेगा तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। जहां प्रेमिसेस बोल रहा है तो वहां प्रेमिसेस का वर्ड यूज करेंगे। सो प्रेमिसेस, ठीक है बेटा, दैट इज इट। टोटल बताना बेटा जरा जल्दी से क्या आ रहा है। ये लाइन लगाई हमने और टोटल इसका नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। क्या आ रहा है बेटा आंसर, जल्दी बताइएगा, माइक पे बताना बेटा जल्दी से। 112014। 112014, थैंक यू बेटा। बेटा जरा बाकी लोग भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का भी पहले जरा मैं कंप्लीट फॉर्मेट दे दूं। अच्छा अगर आपको मेरी पहली क्लास याद हो ना, तो उसके अंदर मैंने इसी फॉर्मेट के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर नॉन करंट एसेट लिखवाए में, आप चेक कर सकते हो। करंट एसेट्स का भी वही फॉर्मेट जो मैंने पहली क्लास में बताया था, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वाला ही है। तो सबसे पहले बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री बिकने में 3 महीने ले लेती है, 2 से 3 महीने ले लेती है। महीने में भी बिक जाती है, लेकिन 1 महीने से लेकर 3-3, 4-4 महीने और 5-5, 6-6 महीने भी ले लेती है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले होगा। ट्रेड रिसीवेबल जनरली 1 महीने में पैसे मिल जाते हैं। जी बेटा थैंक यू।
ट्रेड रिसीवेबल 1 महीने में बेटा जनरली पैसे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद एक दो और चीजें जिसके ऊपर मैं बाद में जिक्र करूंगा, उसको हम बोलते हैं अदर रिसीवेबल्स। ये अदर रिसीवेबल्स क्या है इसमें मैं बाद में बात करूंगा, इसका चैप्टर ये अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फिर है बैंक। बैंक में निकालने में भी आपको 2 घंटे तो लगेंगे ना जाके पैसे निकालने में, और कैश तो बिल्कुल हाथ में है आपके, तो ये भी वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे आपको एक से 3 महीने लग रहे हैं, यहाँ पे आपको हार्डली 1 मंथ लग रहा है। अदर रिसीवेबल में भी हार्डली 1 मंथ होता है, इसमें आपको फ्यू आवर्स लग रहे हैं कैश में कन्वर्ट करने में, और ये तो है ही कैश पूरा। तो मोस्ट परमानेंट फर्स्ट एंड लीस्ट परमानेंट इन दी एंड, ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए बेटा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। 5 4 3 2 1। बेटा जो कंप्लीट फॉर्मेट दे रहा हूँ ना, उसको अपने पास एक दफा लिख लेना अभी क्लास के बाद। अच्छा, अब हम ना हमारे पास जो जो चीजें हम सिर्फ वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्लोथिंग इन्वेंट्री हमें दी भी होगी यकीनन, ये रही क्लोथिंग इन्वेंट्री 12408। सो 12408 इज आवर क्लोथिंग इन्वेंट्री। और बेटा उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। सो लेट्स सी, ट्रेड रिसीवेबल भी हमें दिया हुआ है उसने। डेटर्स, डेटर्स का पुराना नाम रिसीवेबल है, मैंने शुरू में बताया था आपको, 26740। अदर रिसीवेबल्स नहीं आएंगे अभी शुरू में, बैंक होगा और कैश होगा ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है कोई एक ही आइटम हो। तो देखते हैं क्या क्या है। बैंक भी है, कैश भी है बेटा। सो बैंक की वैल्यू 16519 और कैश की वैल्यू 342। सो 16519 और 342, बैंक और कैश। पूरा लिखना चाहो तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड हो गया। दैट इज इट बेटा। टोटल कीजिएगा इसका। सर 56,009 and 56,009। 56009, थैंक यू। 56009। बाकी लोग भी बेटा चेक करते रहिएगा। ऑलराइट, अब बेटा सर जी बोलें। सर ये टोटल जो है ये क्रेडिट जी, साइड जी। पे क्यों लग रहा है? बेटा इसके अंदर कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं है। जिस तरह इनकम स्टेटमेंट में भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम था ना, उस तरह यहाँ भी बेटा कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम है। समझ में आ गई बेटा बात? जी सर। This is the first column, this is the second column. There is no such thing as debit and credit in income statement और SOFP, ठीक है? All right जी। अब आपके पास नॉन करंट एसेट आए हुए ऊपर 112014 और करंट एसेट आए हुए 56009। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे बेटा। बताइएगा कितने आ रहे हैं टोटल एसेट्स? सर 168,023। थैंक यू, 168,023। तो बेटा यहाँ पर आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट का। यहाँ पे आप डबल लाइन लगा देंगे, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक तरफ आपने टोटल एसेट्स लिखने हैं। एक तरफ टोटल एसेट लिख दिया आपने, उसके बाद आपने इक्विटी लिखनी है, ठीक है। अब हम हेडिंग देंगे इक्विटी की, यानी कि कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल या इक्विटी। सो कैपिटल या जिसको आप इक्विटी भी बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हेडिंग है तो अंडरलाइन कर दिया। इसका बेटा तरीका ऐसे चलेगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि साल के शुरू में आपके पास कितना कैपिटल था। ये आपके पास बेटा हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा, छाप लेना उठा के। तो ट्रायल बैलेंस में याद रखना हमेशा कैपिटल एट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको बेटा दिया हुआ है 138066। सो 138066 आपका कैपिटल एट स्टार्ट हो गया। इसमें बेटा आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट अगर हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो लेस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, नंबर कटेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और लॉस होगा तो बेटा लेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या आ रहा था 21858, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है। और जो ड्राइंग्स होंगी जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया है, वो जाहिर है माइनस हो जाएंगी। तो बेटा ड्राइंग दी हुई थी हमें यहाँ पे
8425। तो बेटा ये आ गया हमारा 8425। तो प्रॉफिट से जाहिर है आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और ड्राइंग जो पैसे निकाल लिए उससे कैपिटल कम हो जाएगा। तो बेटा बताइएगा आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर बेटा? सर 151,499। 151,499। ठीक है बेटा, ये कहलाएगा कैपिटल एट एंड। साल के एंड में इतना कैपिटल मौजूद था। तो शुरू में 138,066 था, प्रॉफिट हुआ पूरे साल का, वो ऐड हो गया और ड्राइंग्स निकाल ली हमने, जो पैसे वो हटा दिए हमने। तो साल के एंड में हमारे पास ये कैपिटल बचता है जो कि ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है। प्रॉफिट की बजाय लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक आध चीज और भी आएगी, वो फिर आगे जाके जब पढ़ेंगे फिर बात करेंगे हम। ओ लेवल्स वाले बच्चे वाकिफ होंगे, अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल डाला है तो वो भी अलग से शो होता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे उस पर। लेकिन अच्छा, इसके बाद आ जाता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था लोन होता है, पहली क्लास के अंदर बताया था। वो लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी होती है। इसके अंदर आपके पास अभी के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ लोन ही आएगा। तो मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, शुरू में सवालों में अक्सर में लोन मिसिंग होगा आपके पास। लोन देखते हैं बेटा, लोन है नहीं दिया हुआ लोन, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखने की आदत डालो, ये लिखता है नॉन करंट लायबिलिटी, ताकि भूल ना जाओ आगे। और फिर आती है करंट लायबिलिटी आखिर के अंदर। जिस तरह नॉन करंट एसेट पहले और करंट एसेट बाद में ना, उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी पहले और फिर करंट लायबिलिटी बाद में। ठीक है, सो बेटा करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास एक ही चीज है यहाँ पे, जो कि है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के अलावा इसके अंदर अदर पेएबल्स भी आएगा आगे जाके, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा। कोई शॉर्ट टर्म लोन होते हैं तो वो भी आते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, बल्कि शॉर्ट टर्म लोन भी लिख लूँ मैं। तो पहले बेटा ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसका कंप्लीट फॉर्मेट आपके पास आ जाए, इसलिए ये मैंने लिखवा दिया। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि वो लोन जो 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, और नॉट नेसेसरली बैंक लोन। कोई भी आपने लोन सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आएगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ। फाइव, 4, 3, 2, 1। सही है बच्चों? तो अब सिर्फ सवाल में ट्रेड पेएबल्स ही हैं, और ट्रेड पेएबल्स आपके पास 16524 के हैं। सही है, तो डायरेक्ट फिर इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई टोटलिंग करने की जरूरत तो है नहीं। 16524, ठीक है बेटा, और बाकी सब चीजें मिटा रहा हूँ क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है, अच्छा लाइनें जरा खींच लूँ मैं। All right beta, so now you will get your final answer, और इसके नीचे भी डबल लाइन आ जाएगी। क्या क्या है इसमें बेटा? 3 चीजें होंगी इस तरफ, कैपिटल, कैपिटल का टोटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन तीनों को ऐड करो बेटा। आंसर जो आएगा उसमें आप लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। One six 168023.
थैंक यू बेटा। 168023 आप देख रहे हैं टोटल एसेट जो आया था वही सेम टोटल आ रहा है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को, और ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है। अब मैं इसकी लॉजिक बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। यानी कि अब यहां से हमने एक और चीज सीखने जा रहे हैं, क्या कि जो एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसकी। क्यों बेटा, एसेट्स जो हैं इसका इंक्रीज डेबिट होता है ना, और कैपिटल एंड लायबिलिटीज का इंक्रीज क्रेडिट होता है, राइट। तो फॉर एवरी डेबिट वी हैव अ क्रेडिट, सो देयरफॉर ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस करेगी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एसेट्स आपके क्या हैं, एसेट्स हैं आपके रिसोर्सेज जो आपने बिजनेस में एम्प्लॉय किए हुए हैं। अब इन रिसोर्सेज का पैसा कहाँ से आएगा, या तो ओनर लगाएगा या उधार लोगे। तो ये हो गई आपकी सोर्सेस, कि इन रिसोर्सेज को जो आपने एम्प्लॉय किया है इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, या तो ओनर की जेब से आए हैं कैपिटल से, या उधार के साथ चल रहा है काम लायबिलिटी से। तो जो भी आपने रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए हैं उसके कुछ ना कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे। तो इसलिए इक्वेशन हमेशा बैलेंस करेगी। एमसीक्यूज में भी एक कहानी आएगी। ठीक है। तो बेटा जरा स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले, फिर मैं आपके इंडिविजुअल क्वेरीज भी लेता हूँ। 10 सेकंड दे रहा हूँ। सर 5 जी जी बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर सवाल देता हूँ आपके में। नहीं सर, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेना था। ऊपर वाला कौन सा था? ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं था, ये था। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो इनकम स्टेटमेंट है कल वाली। ठीक है बेटा। 5 4 3 2 1 और ये लीजिएगा 5 4 3 2 1। जी बेटा, मैं चैट पे नहीं पूछना, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जो भी पूछना है माइक पे पूछ लो। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? बेटा ये वाली स्मॉल साइज की बैलेंस शीट बनने में भी 3 से 4 मिनट, 4 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो कॉमर्स वाले बच्चे भी ये नहीं कि बस कर रहे हो काम, बेटा टाइमिंग करो। और पहली दफा में नहीं होगी ये टाइमिंग, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर टाइमिंग अच्छी होगी इसकी। सर मुझे एक क्वेरी थी। जी बोले बेटा, नाम बताइएगा अपना। अब्दुल अजीज सर। जी बेटा बोले। सर वो आपने कल प्रीवियस क्लास में बोला था ना कि 3 कॉलम से प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जी तो जी आपने जी अभी जी 2 क्यों बनाया? बेटा वो 3 कॉलम इनकम स्टेटमेंट के लिए थे, और वो भी वहां पर जहां पे परचेजेस, रिटर्न्स और कैरेज इनवर्ड होगा। अब अगर परचेज रिटर्न अगर कैरेज इनवर्ड नहीं हुआ तो इसमें भी 2 कॉलम में काम चल रहा होगा। यहाँ पर आ जाएंगे आप सर अगर हम डायरेक्ट। एसओपी मतलब ये एसएफपी 3 कॉलम्स की बनाए तो सर कोई मसला तो आएगी नहीं? आएगी आएगी आगे जाके। अभी अभी कम डेटा है ना, अभी डेप्रिसिएशन वगैरह होगा तो 3 कॉलम अच्छा की भी बनेगी। ओके। आपके पास कॉमर्स थी ना ओ लेवल में, जी जी तो ऊपर लिखते थे ना कॉस्ट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करके एनपीवी, अलग अलग कॉलम में, याद है? जी जी सर। तो वो आएगी 3 कॉलम। अभी वो साइंस वाले भी बैठे हैं ना, अभी उनको डेप्रिसिएशन कैसे बता दूं, तो पूरा चैप्टर अलग है। और ए लेवल का ओके डेप्रिसिएशन तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 18 सवाल ओ, कराऊंगा इंशाल्लाह ए लेवल के डेप्रिसिएशन के मैं आपको, पास पेपर के। और हर सवाल दूसरे से आप देखेंगे मुख्तलिफ होगा। ठीक है बेटा। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? कोई और सवाल बेटा किसी का? 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ बेटा, पूछ लीजिए बिला झिझक। जिस दिन जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस दिन मुझसे आप जो मर्जी पूछे। सर इसमें भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्रेडिट या डेबिट का तो कोई वो नहीं है ना, रिलेशन? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा। एनीबडी एल्स? 10 सेकंड्स और दे रहा हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये 7.1 दोबारा से अपने हाथ से खुद बनाएंगे, फिर 7.2 की बैलेंस शीट, 3 की बैलेंस शीट, 4 की बैलेंस शीट। आज हमारे पास डबल पीरियड है, ये आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने एक छोटी सी एडिशनल चीज और करानी है। शुरू हो जाइए बेटा।
माइक पे मैं आपके साथ मौजूद हूँगा, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। माइक म्यूट पे है, लेकिन मैं आपके साथ मौजूद हूँ। कुछ पूछना हो बेटा पूछ लीजिएगा। बेटा कोई भी मसला हो तो पूछते रहिएगा, ओके। 7.2 की जो बैलेंस शीट है वो तो आपको नीचे सॉल्यूशन में 8.2 में मिल भी जाएगी।
सर जी सर जी सर, एक सवाल है। हम लोगों ने जब 7.1 किया था, हम लोगों ने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें 3 कॉलम्स थे, और आपने सेल्स की जो आपने जो लिखा था अमाउंट, सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न्स और नेट सेल्स, वो आपने तीसरे कॉलम में किया था, और फिर बाकी जी सब जी जो है सेकंड कॉलम में किया था। ऐसा क्यों किया था? बेटे, वो जो फाइनल कॉलम है ना उसमें टोटल आने चाहिए। आप उसको सेकंड कॉलम में लिख के भी टोटल थर्ड कॉलम में लिख लो, सेल्स और सेल्स रिटर्न्स को सेकंड कॉलम में लिखो और टोटल थर्ड कॉलम में लिख लो, तब भी चलेगा। लेकिन जो फाइनल कॉलम होता है ना, थर्ड कॉलम, वो सिर्फ टोटल वैल्यूज के लिए होता है। उसमें देखो टोटल नेट सेल्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल इनकम है, टोटल एक्सपेंसेस है। और जो लेकिन इनर सर कॉलम है वो सारे। इसमें जी तो बोले। लाइक आपने 7.1 वाली इनकम स्टेटमेंट जो पूरी बनाई थी, उसमें तीसरे कॉलम में आपने सेल्स का सब कुछ लिख दिया था, टोटल भी और सेल्स का वो भी। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो हम टोटल को यूज कर रहे थे ना। आप उस तरह भी कर अच्छा सकते हो और आप सेकंड कॉलम में ऐड करके भी आंसर वहां ले सकते हो। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होती है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यू आर वेलकम। सर जी सर ये फिक्सचर्स क्या होते हैं सर? बेटा, ये लाइटें, पंखे, जो कैबिनेट्स वगैरह लगे होते हैं दीवार में, और आपके बुक शेल्फ वगैरह, सही, ओके थैंक यू सर। फिक्सचर एंड फिटिंग के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। बेसिक फर्नीचर भी आ जाता है, लाइट्स, फैंस, ये वो सब चीजें छोटी मोटी, कबर्ड्स वगैरह, कैबिनेट्स, डेस्क। ठीक है बेटा। सही, थैंक यू सर। You're welcome. सर जी सर सन्ड्रा एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस सब एक साथ दिखा देते हैं हम। उसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। जी, ये एक्सपेंसेस में जाएगा इनकम स्टेटमेंट में।
Hurry up, बच्चों, quickly. बेटा हरी आप जल्दी
वेरी गुड हरीम, शाबाश। बैलेंस हो गई बेटा सारी बैलेंस शीट्स? वेरी गुड, शाबाश बेटा। 10-12 मिनट के अंदर मैं शुरू कर रहा हूँ नई चीज। क्विकली बेटा, रैप इट अप।
सो परचेज रिटर्न्स कितनी है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है 19480। सो 19480 ये माइनस करेंगे बेटा, बताइए आंसर क्या आ रहा है। जब परचेज रिटर्न नहीं बोलेंगे, जब वो रिटर्न आउटवर्ड्स कह रहा है तो फिर आप भी रिटर्न आउटवर्ड्स बोलें। क्या आंसर आ रहा है बेटा? थ्री सेवन फोर सिक्स नाइन 374690, थैंक यू। ये कहलाएंगी नेट परचेजेस। जिस तरह आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करते हैं तो नेट सेल्स आता है, उस तरह परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे, सो नेट परचेजेस जवाब आएगा। फिर कैरेज इनवर्ट्स मैंने आपको बताया था, ऐड कर दीजिएगा 2490 का। सो ऐड कैरेज इनवर्ट्स which is 2490। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 377180। 377180, ठीक है। ये आपके पास टोटल परचेज की कॉस्ट आ गई। अब आपने ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड कर देनी है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 4 समथिंग आएगा। $429,580। 429580। तो मैंने आपको बताया था उसको क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में 52,400 था, परचेजिंग करी हमने सारे खर्चे वर्चे मिला के, परचेजेस से रिलेटेड 377,180 के, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के। तो टोटल हमारे पास सामान जो अवेलेबल है वो है 429580 का। इसमें से फिर मैंने आपसे कहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा जवाब आपके पास, जिसकी आपने हेडिंग दी है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा कितनी थी? सॉरी लो भैया, ये तो किसी ने देखा नहीं, डेट नहीं देखी यार हमने, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ भी नहीं दी हुई। थोड़ा सा बोला ही नहीं कोई यार। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है सवाल में अभी भी, ठीक है। हाँ नहीं है, 31 मार्च 2008 क्लोजिंग डेट है ना बेटा, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हुई, राइट। ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ, बस उसने सिंपल बैलेंस आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ट्रायल बैलेंस का वर्ड नहीं यूज किया उसने। तो 52,400 इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यही वैल्यू इधर आ जाएगी 377,180, और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी आपकी 52,400। जी बेटा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? थ्री टू फोर सेवन एट थैंक यू। 324780 ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, यानी गुड्स आपने सेल करी है उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी, और आपके पास नेट सेल्स थी 453,100 की, तो माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर बेटा? सर ये स्टेप रिपीट कर दें। कौन सा वाला बेटा? ये 50, ये वाला तो समझ आया ना कि हमने 52,400 माइनस किया है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 324,780, ये समझ आया? यस सर। ठीक है, अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, ये जिस तरह आप पहले करे थे 7.1 में। सेल्स आपके पास 453,100 है, माइनस कर दो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो जाती है ना, जिस तरह हमने 7.1234 में किया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आंसर दीजिएगा बेटा क्या आ रहा है? 128320। 128320, ठीक है बेटा। अच्छा, अब टेक्निकली हमने बनाई है इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से आगे हम बना ही नहीं सकते,
ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट्स आगे हम नहीं बना सकते क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो टेक्निकली जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का होता है ना उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो बेसिकली होता यह है कि आपकी जो टोटल इनकम स्टेटमेंट है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको नीचे। सो योर इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑलराइट, सो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है, ठीक है, वो कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और आगे का अकाउंट उससे कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है आफ्टर जीपी, यानी कि जिसमें आप अदर इनकम ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं। तो ये इसके दो पोर्शन होते हैं। वन एंड टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप इनकम स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 5, 4, 3, 2, 1। जी बेटा, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ बेटा, कुछ भी पूछना हो चैट पे नहीं पूछेंगे, माइक पे पूछेंगे बेटा, बिला झिझक, कोई मसला नहीं है। दोबारा पूछना है दोबारा पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा, कोई मसला नहीं है, पूछिए बेटा। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, तब आपने 9.1 से लेके 9.6 तक भी करना है। ठीक है, अच्छा जरा आप मुझे सब लोग बताइएगा ओके और क्लियर का एक मैसेज लिख दो बेटा चैट पे सब लोग, ताकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आपको समझ आ गया बेटा। जल्दी से ओके और क्लियर का एक मैसेज लिखेंगे बेटा, क्विकली एवरीवन। और अभी भी कह रहा हूँ कुछ पूछना तो बेटा दोबारा पूछेंगे, जल्दी से ओके और क्लियर का एक मैसेज लिख दे बेटा। अरे अब क्विक 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 एवरीवन, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन बेटा, मुझे मैच ना करना पड़े किसने दे दिया किसने नहीं दिया। जल्दी से बच्चों, शाबाश, क्विकली 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 कीप योर आंसर्स कमिंग। जल्दी बेटा, जल्दी 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 ओके और क्लियर का मैसेज लिख दो अगर सारा समझ आ गया बेटा। हरी अप हरी अप हरी अप, अभी भी 6 लोग बाकी हैं, 6-7 लोग, क्विक क्विक क्विक। 5 स्टूडेंट्स लेफ्ट, जल्दी बेटा, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। 2-3 बच्चे बाकी हैं बेटा अभी, जल्दी से एक ओके या क्लियर का चैट पे मैसेज लिख दो बेटा। बेटा हरी अप, जो 2-3 बच्चे बाकी हैं जल्दी से मुझे बताइए, कोई मसला है तो पूछे। ठीक है, गुड हो गया, सही है बच्चों। तो ये जो है आपने सारा काम करना होगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। फिर मैं मजीद कुछ थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड इनकम स्टेटमेंट करवा के फिर हम जो है मेजर मेजर इंशाल्लाह मंडे से, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अपने ए लेवल्स वाला काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो, आई विल गिव यू एन अर्ली ऑफ। ठीक है सर आज का होमवर्क दोबारा बता दें, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। ठीक है बेटा, मैं बस अभी काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप पे ही भेज रहा हूँ होमवर्क को। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सही है। ठीक है सर।
जी बच्चों, और किसी ने कुछ पूछना है? चलो ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्रुप के ऊपर मैंने असाइनमेंट भेज दिया है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।